हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज कक्षा 12वीं हिंदी से पाठ 6 है। यहाँ पे एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह लिखे हैं और इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब ब्लॉग चैनल जो कि अभी अभी हम स्टार्ट किए हैं, इट्स अनिकेता ब्लॉग्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ है यहाँ पे 6, एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक हैं भगत सिंह। तो पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है, उसके आगे का प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत कहने का मतलब एक तरह से हो गया कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब कि वो फांसी उनको दिया गया था। ठीक है, तो शहादत के नाम से जाना जाता है। तो 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर, ये आपको टाइम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। आगे का प्रश्न आता है, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर हो जाएगा बंगा चक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच। वर्तमान में है लायलपुर, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वहाँ हुआ था। आगे का प्रश्न है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, यानी कि पिता का गांव कहाँ है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, खटक रकला पंजाब में। ठीक है, खटक रकला पंजाब में। आगे का प्रश्न आता है, भगत सिंह के माता और पिता का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा विद्यावती, जो कि माता का नाम है, और पिता का नाम हो जाएगा सरदार किशन सिंह। ठीक है, आगे का प्रश्न है यहाँ पे, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम है? और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह, जो कि लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। फिर से एक प्रश्न आता है, भगत सिंह के छोटे चाचा जी का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्ण सिंह, जिनका विदेशों में मुक्ति संग्राम का संचालन के कारण जेल गए और 1910 में उनका निधन हो गया। आगे का यहाँ पे प्रश्न आता है, भगत सिंह के दोनों भाइयों का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। दोनों को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। फिर से एक प्रश्न आपके समक्ष आता है, भगत सिंह के शिक्षा के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में किए। फिर लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। ठीक है, BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। और ये सभी बात आपको एक तरह से मतलब कि 2 बार पढ़ लीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे का प्रश्न है, भगत सिंह को बचपन में कौन कौन से प्रभाव का सामना करना पड़ा, बताएं। तो उत्तर में हो जाएगा, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर था। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष की थी। और ये लाइन भी आपको याद रखना है कि 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। ठीक है, वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। है, भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए। ये सभी मुख्य बिंदु है, इसीलिए हम इसमें परीक्षा उपयोगी में दे दिए। आगे का है यहाँ पे, भगत सिंह 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग किए। आगे का पॉइंट है, भगत सिंह 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। फिर से एक प्रश्न है यहाँ पे, पॉइंट कहिए, भगत सिंह 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया।
जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। लेकिन इससे आपको प्रश्न बना के भी पूछ सकता है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो भगत सिंह नेतृत्व में किए थे 1926 में। ठीक है, और कहाँ किए थे, तो पंजाब में। और ये सभी आपको बात याद रखनी है। आगे का पॉइंट है, भगत सिंह ने 1928 से 31 तक 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। फिर से एक पॉइंट आता है, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। एक प्रश्न आता है आपके समझ, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। आगे का फिर से एक प्रश्न आता है, भगत सिंह की कृतियाँ कौन कौन सी है, उत्तर हो जाएगा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में 1924, यहाँ पे हिंदी में हुआ था, जो कि 1924 में प्रकाशित हुआ था। क्या, तो पंजाब की भाषा, ठीक है, तथा लिपि की समस्या। विश्व प्रेम, जो कि कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ था हिंदी लेख में। आगे है यहाँ पे युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित, जो कि हिंदी लेख है। आगे है यहाँ पे मैं नास्तिक क्यों हूँ, 1930 से 31 में प्रकाशित हुआ था। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, ये सभी आपको याद रखना है। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है जो कि लास्ट है। यहाँ पे देखिए नोट है, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद, जेल डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो अब अप्राप्य है। ठीक है, यानी कि अभी इसका कोई मतलब कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगत सिंह ही लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है, तो समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। ठीक है, तो ये केवल अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पाठ है 6, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह का अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं पाठ के साथ है, इसमें आपको फुल क्वेश्चन आंसर मिलेगा भाषा की बात तक। साथ ही साथ आपको अंतिम में शब्दार्थ भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश का विकास न हो सकेगा, यानी कि विकास होने में कठिनाई होगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 2, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे न हटें। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह के अनुसार ये सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखें, संगठन बनाएं तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल भी गए। ऐसे देशभक्त को आज फिर से सलामी देते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानव को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। कहने का मतलब हमारा देश भारत ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, कई जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी,
तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखें। भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु के रूप में मिलने वाले मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे अपने साथी को यानी कि अपने मित्र को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता है। कहने का मतलब कि आत्महत्या किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, या कह सकते हैं जुल्म है। ठीक है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में फेल कर गया, या फिर फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, या फिर पास नहीं हो पाए, तो वो सब आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप फिर से जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप लोग कोशिश करिए, प्रयास करिए, मौका तो आपको मिल रहा है ना। तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में कष्टमय दृश्य पढ़ने वालों के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करता है। भगत सिंह ये मानते हैं कि इसी तरह भारत में भी क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा करना जरूरी है। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, आगे है, क्योंकि क्रांति के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती है, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बतलाएं। इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि और शॉर्ट करके बताइए। जितना शॉर्ट हो सका हम कर दिए हैं। तो उत्तर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर यानी कि विरोध करें। पुरजोर कहने का मतलब पूरे जोर से विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर न हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना हो तो अन्यायपूर्ण। इस संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, आगे है, विरोध करो परंतु तरीका उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 आता है, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में ये सभी 5 अंक के देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहले इसका शुरुआत ऐसे करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र में लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। यदि खुले दिल से सोचने लगता है
तो वह अपने साथ साथ दूसरे को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए प्रेरित करता है और विपत्तियां उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। यहाँ पे हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। तो इसका अभिप्राय यहाँ पे दिया गया है। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह सेम। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इसी तरह से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय में देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति शोषक प्रवृत्ति की होगी, उसमें राजनीतिक उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होते रहेंगे और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। ग है यहाँ पे मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए था, दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। वे कहते हैं कि जब वे देश की आज़ादी के लिए अपना कार्य करते थे तो उस समय अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आया करती थी और अगर हम उस कठिनाइयों से डरकर अपना कार्य करना बंद कर दें तो ये मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। यानी कि मानव का शरीर, जो हमारा शरीर है, वो व्यर्थ है। हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। तो इसका आगे है। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने अनुसार से लिखें, आप इसे और शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसे शॉर्ट हमसे नहीं होने वाला है। उत्तर हो जाएगा वीर क्रांतिकारी माँ भारती के सपूत भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को, ध्यान देंगे किनको लिखे थे, तो सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मृत्यु दंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 आता है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं, यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न संख्या 10 है। भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। उत्तर हो जाएगा, यह पत्र भगत सिंह ने क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा जेल में मिल रही यातनाओं से क्षुब्ध होकर लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा था। क्या लिखे थे? तो सुखदेव ने बेहद कमज़ोर और भावुकतापूर्ण ढंग से कहा था कि उनको आज़ादी के संघर्ष का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। जेल की इन यातनाओं से आत्महत्या करना मुसीब लगता है। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न तो शुरू होती है और न ही समाप्त, इसमें सामूहिक हित जुड़ा होता है। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने
व्यवहारिक उदाहरण, भावपूर्ण संस्मरणों और राजनीति प्रतिदर्शों के माध्यम से सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या की कल्पना उचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। अब वीडियो छोड़ के मत जाइए, भाषा की बात भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही ज़रूरत है जितना कि प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निर्दिष्ट करें। तो यहाँ पे है, उत्तर भी है, प्रश्न भी। कायरता में क्या है? तो ता है। घृणित में इत है। पूर्णतया में तया है। दयनीय में ईय है। ठीक है, ये वाला है ईय। ओके, और आगे है, अस्पृहनीय में भी ईय है। वास्तविकता में ता है। पारितोषिक में इक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, हास्यास्पद शब्द में आस्पद प्रत्यय है, इस प्रत्यय से 5 अन्य शब्द बनाएं। तो उत्तर हो जाएगा, आस्पद प्रत्यय से बने 5 शब्द निम्न है: विवादास्पद, घृणास्पद, संदेहास्पद, करुणास्पद, प्रेरणास्पद। प्रश्न संख्या 3 है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। इस वाक्य में हमारे विद्यालय के प्राचार्य संज्ञा पदबंध है। वह पद समूह जो वाक्य में संज्ञा का काम करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। इस तरह नीचे दिए गए वाक्यों से संज्ञा पदबंध चुने। तो क है यहाँ पे, बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों। ख है, कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर यहाँ पे है संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी। तो उत्तर हो जाएगा, कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता। ग है यहाँ पे, मैं तो यह भी कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। उत्तर हो जाएगा, साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स। प्रश्न संख्या 4 है, पर्यायवाची शब्द लिखें। वफादारी का विश्वसनीयता, विद्यार्थी का छात्र, फायदेमंद का हो जाएगा लाभदायक, खुशामद का मिन्नत, दुनियादारी का हो जाएगा सांसारिकता, अत्याचार का अन्याय, प्रतीक्षा का इंतजार, किंचित का कुछ। प्रश्न संख्या 5 है, विपरीतार्थक शब्द लिखें। यहाँ पे है सयाना का मूर्ख, यहाँ पे सयाना का मूर्ख हो जाएगा। उत्तर का प्रश्न, निर्बलता का सबलता, व्यवहार का सिद्धांत, स्वाध्याय का अध्यापन, वास्तविक का अवास्तविक, अकारण का कारण। ओके, अब यहाँ पे शब्द निधि महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अस्पृहनीय का मतलब होता है जिसकी कामना की जाए, फलीभूत, सफल या फिर निष्कर्ष प्राप्त। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर जगह व्याप्त। नितांत का हो जाएगा बिल्कुल। पारितोषिक का हो जाएगा पुरस्कार। पानी का हो जाएगा विलुप्त हो जाने वाली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।